हमने क्या किया है, हमने एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन की है जो इंटरनल एनर्जी के जैसी ही है। लेकिन क्या ये 150 किलो जूल इसकी इंटरनल एनर्जी है ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो वो एनर्जी होती है सिस्टम के मॉलिक्यूल्स में होती है। क्या ये 150 इसके मॉलिक्यूल्स में है ना, ये टेंपरेचर पे डिपेंडेंट, ये टेंपरेचर पे डिपेंडेंट, तो एंथैल्पी भी किस पे डिपेंडेंट हो गई, टेंपरेचर पे। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे इंटरनल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। हेलो रफ्तारियंस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। रफ्तार न्यूज के इस नए बुलेटिन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन पढ़ने वाले हैं हम आज। रिवर्सिबल प्रोसेस में हुआ वर्क डन जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। हमारे टाइपिस्ट ने लिख दिया गलती से इरिवर्सिबल। ताजा खबर नंबर 2, केवल हमारे चैनल पर बोर्ड हमारा हैंग हो गया है जो फिर से ठीक हो गया है, ठीक है ना। आज बच्चों आपसे बात करूंगा वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस की। आप लोगों से अब तक कितनी बातें हो चुकी हैं, आपसे अब तक फ्लॉट की बात हो चुकी, इरिवर्सिबल वर्क डन की बात हो चुकी है ना। फ्लॉट हम डिस्कस कर चुके, इरिवर्सिबल वर्क डन हम लोग डिस्कस कर चुके, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 डिस्कस हो गया, ये सारी बातें कल हो चुकी। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले हम लोगों ने एनालाइज किया था क्या, इससे पहले हम लोगों ने एनालाइज किया था क्या, इससे पहले हम लोगों ने फ्लॉट को एनालाइज किया था, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। आज हम लोग वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें दो क्वांटिटीज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसमें से पहली क्वांटिटी है जिसका नाम है एंथैल्पी, एंथैल्पी H, ठीक है ना। तो आज हम लोगों को पढ़ना है एंथैल्पी H के बारे में। एंथैल्पी के थ्रू होके हम गुजरेंगे, एंथैल्पी के थ्रू होके हम गुजरेंगे, ठीक है ना। क्या होती है एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि QV बराबर डेल्टा U, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो दी गई हीट होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो दी गई हीट होती है वो सारी की सारी डेल्टा U को बढ़ाने में जाती है। ये आपको मैंने कल की क्लास में समझाया था, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया रिजिड वॉल्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और अगर क्लोज में भी हम देखें तो रिजिड वॉल्ड सिस्टम। अब अगर मैं आपसे बात करूं अर्थ पर होने वाली प्रोसेस की, तो अर्थ बीइंग एन ओपन सिस्टम, जो लैंड है हमारी, ये ओपन सिस्टम होने की वजह से, ओपन सिस्टम जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम होता है। तो हमारे लिए इंटरनल एनर्जी जो है वो इतनी यूजफुल क्वांटिटी नहीं है, हमारे लिए इंटरनल एनर्जी जो है वो इतनी यूजफुल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो हमने इंटरनल एनर्जी का एक काउंटर पार्ट डिफाइन किया है। हमने क्या किया है, हमने एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन की है जो इंटरनल एनर्जी के जैसी ही है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई ये हीट इस क्वांटिटी को चेंज करती है, और इस क्वांटिटी का नाम रखा हमने एंथैल्पी। क्या रखा, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी के बारे में डेफिनेशन अगर बोलूं तो एंथैल्पी होती है नेट हीट या नेट एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी होती है सिस्टम का नेट एनर्जी कंटेंट, सिस्टम का नेट एनर्जी कंटेंट, ठीक है। अभी जो नेट एनर्जी कंटेंट होता है सिस्टम का, मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे निकाला जाता है। सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी होती है, और कुछ एनर्जी उसमें वर्क की वजह से पीवी एनर्जी स्टोर होती है। आपको बताया था ना, जो वर्क है वो एनर्जी बन के स्टोर हो सकता है। तो H बराबर U प्लस पीवी, इस तरीके से हम लोग एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं। H बराबर U प्लस पीवी। U इंटरनल एनर्जी है और पीवी वो एनर्जी है जो वर्क डन करने पर सिस्टम में आई है या सिस्टम के वर्क करने की वजह से सिस्टम से निकल के गई है। भाई एक सिस्टम था, ड्यू टू इट्स मियर एग्जिस्टेंस, मैंने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सिस्टम में उसकी एग्जिस्टेंस की वजह से होती है। तो लेट अस से उसके पास इंटरनल एनर्जी 100 की थी, तुमने एक 50 की एनर्जी बाहर से और डाल दी, तुमने एक 50 की एनर्जी बाहर से और डाल दी। 100 की एनर्जी पहले से सिस्टम के अंदर मौजूद थी, तुमने 50 जूल की एनर्जी सिस्टम को बाहर से और दे दी।
और वो कैसे दे दी? पीवी वर्क के थ्रू दे दी। ठीक है, जब तुमने इसको पीवी वर्क के थ्रू एनर्जी दी तो अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 150 किलो जूल हो गई। लेकिन क्या ये 150 किलो जूल इसकी इंटरनल एनर्जी है? ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो वो एनर्जी होती है सिस्टम के मॉलिक्यूल्स में होती है। क्या ये 150 इसके मॉलिक्यूल्स में है? ना। 100 तो इसके मॉलिक्यूल्स की, 50 तो तुमने बाहर से दी है ना। तो इसका मतलब इस 150 को हमें कोई और नाम देना पड़ेगा। इस 150 को हमें कोई और नाम देना पड़ेगा, और वो और नाम ही H है। वो जो कोई और नाम हमें देना पड़ेगा ना, दैट कोई और नाम इज लाइक H इक्वल टू U प्लस पीवी। ठीक है, तो एंथैल्पी होती है नेट एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, इसे हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी के बारे में दो बातें जान लीजिए। एंथैल्पी किसी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन होती है। डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन होती है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन होती है। ओके, दूसरा, फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों? U केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और पीवी की जगह मैं लिख सकता हूं NRT। ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, तो एंथैल्पी भी किस पे डिपेंडेंट हो गई? टेम्परेचर पे। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, ये एक स्टेट फंक्शन होती है। ये एक स्टेट फंक्शन होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर U है, और U एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, इंटरनल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये एक स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से आप U की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसी तरीके से आप एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्योंकि आप U की नहीं निकाल सकते, और U प्लस पीवी H है, तो आप एंथैल्पी की भी नहीं निकाल सकते। तो एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, बट चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंज कैन बी कैलकुलेटेड। एंथैल्पी में चेंज निकाल सकते हैं। अब एंथैल्पी में चेंज कैसे निकालेंगे? है ना, आप एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हां एंथैल्पी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे कैलकुलेट होगा एंथैल्पी के अंदर, वो हमें देखना है। हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हां चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे कैलकुलेट होगा, वही अलग अलग कहानी है। हर एक चीज की कहानी यहां पर चेंज से ही, यहीं से फॉर्मूला निकलेंगे इसके एंथैल्पी के। तो इसी को ध्यान से समझना। ये जो चेंज वाली कहानी समझा रहा हूं ना मैं, इसी को ध्यान से समझना। डेल्टा H कैन बी, देखो भाई H बराबर क्या होता है बेटे? U प्लस पीवी। अब अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी निकाल रहा हूं, वो होगा डेल H डेल U प्लस डेल ऑफ पीवी। डेल H बराबर है डेल U प्लस डेल ऑफ पीवी। डेल U प्लस P डेल V प्लस V डेल P। डिफरेंशिएशन होता है डेल, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करना सीखा होगा तुमने। पहला
दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी हमने इसे किस पे डिफाइन किया है? कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वी डेल पी तो 0 हो गया। तो फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच निकालना है, तो वो निकलेगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्योंकि आइडियल गैस में जब प्रेशर बदलता है तो वॉल्यूम नहीं बदलता, और जब वॉल्यूम बदलता है तो प्रेशर नहीं बदलता। और हमने आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी को डिफाइन किया है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे पी को कांस्टेंट कर दिया, डेल्टा पी वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो डेल्टा ए यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। फॉर रियल गैस, अगर ये रियल गैस है, आइडियल गैस की जगह अगर ये वैंडरवाल्स गैस है, तो ऐसे केस में डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, इसको लिख दूंगा मैं डेल्टा एच बराबर P2 V2 माइनस P1 V1। रियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम साथ में बदल सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता। अब ओपन सिस्टम यानी कि कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम यानी कि ओपन सिस्टम, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम यानी कि ओपन सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है केमिकल रिएक्शन। कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, दैट मींस ओपन सिस्टम, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है केमिकल रिएक्शन, जो कि इरिवर्सिबल होती है। और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इसलिए क्योंकि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन खुले बर्तन में कराई जाती है। यह चीज आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एक खुले बर्तन में कराई जाती है, ठीक है ना। तो सिंस ये खुले बर्तन में कराई जाती है, तो केमिकल रिएक्शन के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहां पर जितनी भी गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम आइडियल गैस मानेंगे। ये बर्तन खुला है, ये एक बर्तन है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, और इस बर्तन की मुंडी जो है वो खुली हुई है, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबके ऊपर फिक्स प्रेशर लग रहा है, और वो क्या है? पी एटमॉस्फेरिक। उनके सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो इस तरीका केमिकल रिएक्शन में जो इस वेसल का टेम्परेचर होगा वही पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर होगा। जो वेसल का टेम्परेचर होगा T, वो इस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो फॉर गैसेस PV बराबर nRT, तो P डेल्टा V बराबर डेल्टा NGRT। क्योंकि क्या बदलता है रिएक्शन में? रिएक्शन में बदलते हैं गैस के मोल। रिएक्शन में क्या बदलते हैं? गैस के मोल। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। रिएक्टेंट में कितने मोल हैं? 4 मोल। प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? 2 मोल। रिएक्टेंट में कितने मोल हैं? 4 मोल। एक इसके और 3 इसके। प्रोडक्ट में कितने मोल हैं बेटा? 2 मोल। तो कहने का मतलब क्या है कि P डेल्टा V बराबर डेल्टा NGRT। क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर मोल्स बदल जाते हैं, रिएक्शन में मोल्स बदल जाते हैं, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT लगाऊंगा मैं केमिकल रिएक्शन के लिए। किसके लिए? यह लगेगा केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन के लिए निकाल रहा हूं तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। वह डेल्टा NGRT क्या होता है? सम ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक प्रोडक्ट्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस
sum of stoichiometric coefficient of gas reactants. Why only gas? क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT आप केवल गैस पर ही लगा सकते हैं, हर फेज पर यह इक्वेशन काम नहीं करता। बस थोड़ा सही से लिखता हूं, सम ऑफ stoichiometric coefficient of stoichiometric coefficient of gas products minus products sum of, यार राजू ठीक से लिख जा रहा बाबा, क्या कर रहा है बाबा? अब ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा ही दूर भाग गया था। जैसे इसको देखो कैसे लिखेंगे रे बाबा, देखो रे बाबा, फॉर एग्जाम्पल रे बाबा, ध्यान देना यहां पर तुम्हें स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब है, मोल से मतलब नहीं, क्वांटिटी से मतलब नहीं, तुम्हें स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब है, ये ध्यान देना। जैसे सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस, डेल्टा Mg कितना होगा? प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 0। सर कार्बन क्यों नहीं जोड़ा? कार्बन सॉलिड है। लेकिन अगर यही रिएक्शन ये हो जाती, प्रोडक्ट में 1 माइनस 1 प्लस हाफ, ये आ गया माइनस हाफ। रिएक्टेंट में एक CO गैस है और O2 गैस है, दोनों के कोफिशिएंट को उठा के जोड़ दिया, N2 गैस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस, डेल्टा Mg कितना आएगा? प्रोडक्ट के कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स माइनस, ठीक है ना? तो इस तरह से आंसर निकल के आते हैं। इस तरह से क्या निकल के आते हैं? डेल्टा Mg की वैल्यू निकल के आती है। इस तरह से क्या निकल के आती है? डेल्टा Mg की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये 3 इक्वेशंस हैं, डेल्टा Mg निकालना आपको बता दिया मैंने, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? 4-5 क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। पहला क्वेश्चन, टू मोल ऑफ an ideal gas expand from 2 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 atm at a constant temperature of 27 degrees Celsius. minus 20 joule plus 20 joule 0। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लंबा सा डाटा दे दिया उसने, लंबी सी कहानी दे दी। अब बच्चे परेशान, सॉल्व कर रहे हैं, इसको लगे हुए हैं सॉल्व करने में। अब एक बच्चा जिसका दिमाग चलता है वो देखो, उसने देखा यहां पर वर्ड दिया हुआ है आइडियल गैस, और फिर उसने देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। फिर उसको याद आया डेफिनेशन में सर ने बताया था कि आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी जो होती है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो एंथैल्पी भी नहीं बदलेगी, अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो एंथैल्पी भी नहीं बदलेगी। इफ द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग
एंथैल्पी विल नॉट ऑल्सो चेंज, एंथैल्पी भी नहीं बदलेगी। अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो एंथैल्पी नहीं बदलना भी नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सिंस डेल्टा टी बराबर 0, डेल्टा एच बराबर ऑल्सो 0। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगर गैस आइडियल है, अगर गैस आइडियल है तो जब तक डेल्टा टी नहीं आएगा तब तक ठीक है, डेल्टा एच भी नहीं आएगा, डेल्टा एच को भी 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। 300 डेल्टा यू बराबर 300 जूल फॉर एन आइडियल गैस। डेल्टा यू बराबर 300 जूल फॉर एन आइडियल गैस। If the gas expands from 5 liter to 10 liter against a constant pressure of 2 atm, the change in enthalpy A 310 जूल, 290 जूल, 320 जूल, none of the above, none of the above। कल एक भैया दार्शनिक बन रहे थे, बहुत तगड़े फिलोसफर, मतलब समझ रहे हो। हाँ, कल एक भैया बड़ा तगड़ा दार्शनिक बन रहे थे। मैं कमेंट देख रहा था, कमेंट में एक दीदी ने लिखा, दीदी ने पूछा था, इनफैक्ट लिखा नहीं था, कि क्या ये लेक्चर आर वर्थ वॉचिंग और नॉट, है ना, आर दीज लेक्चर वर्थ वॉचिंग और नॉट, है ना। तो भैया एक दार्शनिक बन गए, कहते सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन वो बीच बीच में फोन उठा लेते हैं। बीच बीच में क्या उठा लेते हैं? फोन उठा लेते हैं। तो मुझे भी फोन उठाना पड़ता है, और फिर मैं पढ़ाई कर नहीं पाता, और मैं लेक्चर देख नहीं पाता, ठीक है ना। फिर मैं पढ़ाई कर नहीं पाता और मैं लेक्चर देख नहीं पाता। उन भैया से मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जब फोन उठाते हैं तो सर उस फोन में क्वेश्चन देख रहे होते हैं। सर जब फोन उठाते हैं, जब सर के हाथ में फोन होता है तो सर के क्वेश्चंस होते हैं, वो सर वो क्वेश्चंस देख रहे होते हैं। अगर भैया को दिख रहा हो तो ठीक है ना। भैया सर अपना इंस्टा प्रोफाइल या फेसबुक चेक नहीं कर रहे होते हैं जो तुम करने लगते हो, है ना, कि पढ़ाई करते करते एक टैब में फेसबुक खुल जाता है, व्हाट्सएप, इंस्टा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए ज्ञान दार्शनिक ना बने ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, ये भी एक वो होता है कि दीदी ने पूछा तो भैया ने इतना लंबा जवाब दिया, किसी भैया ने पूछा होता तो भैया कहते होते देखना था, देख वरना मत देख, चला दिमाग ना खराब कर, चला। अंतर आता है, रिस्पॉन्स में अंतर आता है, अंतर आता है रिस्पॉन्स में अंतर आता है। जैसे दीदी ने भैया को थैंक यू बोला, दीदी ने भैया को थैंक यू बोला, भैया थैंक यू, वो भैया होते और किसी भैया ने ऐसे जवाब दिया होता ना तो भैया बोलते, मतलब मान लो भैया ने पूछा होता और किसी भैया ने जवाब दिया होता तो भैया बोलते चल चल बात को मत सिखा, हटे। तो ये अंतर आता है हमारे अंदर ना, हमारी पर्सनैलिटी में डिफरेंस आता है कि कौन उनसे सवाल पूछ रहा है, उसके हिसाब से जवाब चेंज हो जाता है, नहीं। हाँ, तो 300 जूल है आइडियल गैस के लिए। गैस एक्सपैंड करती है 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm। डेल्टा एच ऑफ द गैस इज, डेल्टा एच क्या होता है भाई? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू कितना दे रखा है? 300। पी कितना? 2। डेल्टा वी है 10 - 5, ये हो गया 300 + 10, 310। आंसर आ गया ए ऑप्शन, है ना। गलत हो जाएगा बेटे, ध्यान रखना कि तो पता चला यूनिट से खेल जाओ। ये आया आम और अमरूद जोड़ने, ये 300 जूल में लीटर एटमॉस्फेरिक में निकल के आया है,
1313 जूल, 1313 जूल। लीटर एटमॉस्फेरिक को जूल में बदल लिया। तो आम में अमरूद मत जोड़ देना कि पता लीटर एटमॉस्फेरिक में जूल जोड़ दिया, भरोसा नहीं तुम्हारा। एक और देखो, एक और देखो, a real gas is taken from 2 atmospheric 5 लीटर 80 केल्विन टू 4 atmospheric 2 लीटर 200 केल्विन। If in this process delta U of gas is 100 joule, find delta H of real gas। आपको डेल्टा एच फाइंड करना है किसका? रियल गैस का। आपको डेल्टा एच फाइंड करना है किसका? रियल गैस का। डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। रियल गैस है ना, तो 100 P2V2 फाइनल वाला, इनिशियल वाला, फिर वही चीज 100 जूल माइनस 2 लीटर एटमॉस्फेरिक। जूल में कन्वर्ट जरूर कर लेना। ठीक है ना, 100 माइनस 202.6 माइनस 102.6 जूल, है ना। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव में ही आए, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना। ठीक है ना, एंथैल्पी चेंज आ सकता है नेगेटिव में भी। नेक्स्ट, heat of combustion of methane gas is 900 kilojoule in bomb calorimeter at 27 degrees Celsius। Find the heat of combustion at कांस्टेंट प्रेशर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन की कहानी? ये बॉम्ब कैलोरीमीटर जो देख रहे हैं ना, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर एक कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होता है। 2014 तक इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी आपके सिलेबस में हुआ करती थी, अब आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के अंदर जो भी हीट निकलती है वो सीधे डेल्टा यू के बराबर होती है।
ठीक है ना। एक बात तो पहली बात तो ये कि कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है, तो इसके अंदर जो भी हीट निकलेगी या जो भी हीट लगेगी, दैट हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, दैट हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। तो पहली बात तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होता है, दैट मींस क्यूवी विल बी डेल्टा यू के बराबर। ठीक। दूसरी बात, हीट ऑफ कंबस्टन जो होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो भले ही वो तुम्हें नेगेटिव दे या ना दे, लेकिन अगर तुम कंबस्टन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें आगे नेगेटिव लगाना है, -900 किलो जूल। भले ही उसने तुम्हें लिख के दिया है -900 या नहीं दिया है, तुम्हें आगे नेगेटिव लगाना है। विदाउट नेगेटिव काम नहीं चलेगा, क्योंकि हीट ऑफ कंबस्टन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो करेंगे कैसे। कंबस्टन की हीट निकालने के लिए तुम्हें कंबस्टन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन लिखना मैंने तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था। ऑक्सीजन को लिख के छोड़ दो, जितने कार्बन है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, हमेशा गैस बनेगी। और जितना वाटर है उसका आधा, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा पानी बना दो। पानी में ये बात ध्यान रखना कि टेम्परेचर क्या है। अगर क्वेश्चन में दिया गया टेम्परेचर 100 डिग्री से कम है तो पानी बनेगा लिक्विड, क्योंकि डेल्टा एनजी निकालना है तुम्हें। और पानी के लिए अगर गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो पानी को आप बनाएंगे गैस। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप पानी को क्या लेके चलेंगे, लिक्विड लेके चलेंगे। ठीक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं। यह रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा एनजी निकालूं तो वो कितना आएगा डेल्टा एनजी। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा एनजी निकालूं तो कितना आएगा, 1 + 2 -2। प्रोडक्ट साइड में गैस का एक ही मोल है, कोफिशिएंट 1। रिएक्टेंट साइड में इसका 2 और इसका 1, तो 1 - 1 + 2 इज इक्वल टू -2। 1 - 1 + 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है। ये आ गया -2। अब आपको निकालना है डेल्टा एच, और केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। ठीक है। तो डेल्टा एच कितना है वही तो निकालना है। डेल्टा यू कितना है किलो जूल में, -900। ये है -2। डेल्टा एनजी की वैल्यू पुट कर दी, जूल में है तो आर की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। या फिर 8.314 को क्या लिख देते हैं, 25/3 जूल पर मोल केल्विन। कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे। तो आर को रख दिया मैंने 25/3, टेम्परेचर 300, लेकिन ये अभी भी जूल में है, आगे वाला किलो जूल में है। ठीक है। ये काटे, ये काटे, -900 -5, -905 किलो जूल। ये आंसर आएगा निकल के, -905 किलो जूल आंसर निकल के आएगा। तो ये हमने क्या निकाल दी, मीथेन की हीट ऑफ कंबस्टन एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर डेल्टा एच कंबस्टन ऑफ मीथेन, डेल्टा एच कंबस्टन ऑफ मीथेन। ठीक है ना। डेल्टा एच कंबस्टन ऑफ मीथेन। ठीक है जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन और लेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, selects the correct statement. A, N2 gas, 3H2 gas gives 2NH3 gas. पहले मैं रिएक्शन लिख दूं,
PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, C सॉलिड, O2 गैस, CO2 गैस, H2 गैस, I2 गैस, 2HI गैस। क्या क्या दिया हुआ है? ओए होए होए होए, डेल्टा H इज मोर देन डेल्टा U। इसका स्टेटमेंट है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका स्टेटमेंट है डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U, और इसका है डेल्टा H इज। इनमें से आपको करेक्ट मैच निकालना है। क्या निकालना है? करेक्ट मैच निकालना है। कैसे निकालेंगे करेक्ट मैच? देखो, डेल्टा H बराबर होता है बेटे डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है ना बेटे? यहां से डेल्टा H माइनस डेल्टा U आ जाएगा निकल के डेल्टा NGRT। ठीक है ना बेटे? आरती तो बचपन से पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, टेम्परेचर केल्विन में पॉजिटिव होता है, तो जो भी होगा वो डेल्टा NG से ही होगा। तो केस 1, अगर डेल्टा NG लेस देन 0 हो जाए तो मतलब डेल्टा H माइनस डेल्टा U भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये नंबर तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा H डेल्टा U से होगा छोटा। केस नंबर 2, अगर डेल्टा NG पॉजिटिव हो जाए तो ये होगा बड़ा, मोर देन डेल्टा U। सही है। और केस नंबर 3, अगर डेल्टा NG हो जाए 0 तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको केवल डेल्टा NG निकालना है। आपको केवल क्या निकालना है? डेल्टा NG निकालना है। एक बार डेल्टा NG निकाला, काम हो जाएगा। इसका डेल्टा NG निकालेंगे, -2 निकलेगा। इसका निकालेंगे 1 निकलेगा। इसका निकालेंगे 0 निकलेगा। 1 माइनस 1 पहले भी निकलवाया था। इसका निकालेंगे तो 0 निकलेगा। क्या मैंने सारे गलत मिला दिए क्या भाई? इसका डेल्टा NG नेगेटिव है तो असलियत में डेल्टा S डेल्टा U से कम आएगा, ये गलत हो गया। उसका डेल्टा NG पॉजिटिव है तो इसका डेल्टा S डेल्टा U से बड़ा आएगा, गलत हो गया। 0 है, बराबर आएंगे, मैच कर गया, सही है। 0 है, बराबर आएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ओनली C ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओनली C ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है ना? बाकी सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी करने को आएगा जहां पर आपको डेल्टा H और डेल्टा U को कंपेयर करना होगा, यू विल कंपेयर इट बाय दिस। यू विल कंपेयर इट बाय दिस। ठीक है, चलिए जी, अब आपको मिलवाते हैं हीट कैपेसिटी से। ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट भी हमारे सिलेबस में केवल आधा ही है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत डिटेल में किसके सिलेबस में है? फिजिक्स के सिलेबस में है। इक्विपार्टीशन थ्योरम और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हीट कैपेसिटी, ये सारा का सारा आपके फिजिक्स के सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में केवल एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है। वो हल्का सा इंट्रोडक्शन भी इसलिए है हमारे सिलेबस में, मजबूरी की वजह यह है क्योंकि वर्क डन के 2-3 फॉर्मूले में इसका यूज होगा।
वर्क डन के 2-3 फॉर्मूले में क्या होगा, इसका यूज होगा, इसलिए हमारे सिलेबस में है। तो समझते हैं पहले कि हीट कैपेसिटी होता क्या है, समझते हैं पहले कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी, क्या होती है हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, हीट कैपेसिटी होती क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा व्हाट इज हीट कैपेसिटी। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन लिख के फिर मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, द हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of any system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called ये बात मैं आप लोगों को कब बता चुका हूं, स्टेट्स ऑफ मैटर में बताई थी कि डेल्टा टी अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी डेल्टा टी 1 केल्विन ही होगा। 1 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 1, 274 केल्विन माइनस 273 केल्विन इज इक्वल टू 1। ये नहीं कि सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ते फिर रहे हो बेवकूफों की तरह। तो डेल्टा टी सेम होता है, इस बात का ध्यान रखना, चाहे सेंटीग्रेड में लिखूं चाहे केल्विन में। किसी सिस्टम का प्रॉपर्टी, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। मान लो तुमने सिस्टम को क्यू की हीट दी, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बदल गया, इसका टेम्परेचर कितने से बदल गया, डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी के लिए कितनी हीट लगी, क्यू, 1 के लिए कितनी लगेगी, क्यू बाई डेल्टा टी, और जो 1 के लिए लगती है उसी को तो हीट कैपेसिटी कहते हैं। हाँ जी, उसी को कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी सी, हीट कैपेसिटी सी, ये होगा हीट सप्लाइड अपॉन टेम्परेचर चेंज, हीट सप्लाइड अपॉन टेम्परेचर चेंज। क्यू की हीट दिए हो डेल्टा टी, तो फॉर्मूला बन गया सी बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी, सी बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यूनिट ऑफ सी, हीट की 2 यूनिट होती हैं और डेल्टा टी की भी 2 यूनिट होती हैं, जैसे जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन। डेल्टा टी आपको डिग्री सेल्सियस में भी दिया हो सकता है, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस, और हीट अगर कैलोरी में दिया तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से आप 4 यूनिट्स में किसी भी यूनिट में लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम होगी, जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि मैंने अभी समझा दिया डेल्टा टी है, टेम्परेचर नहीं है, डेल्टा टी है। ठीक है ना, डेल्टा क्या है, टी है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। हीट कैपेसिटी बच्चों 2 तरह की होती है। हीट कैपेसिटी कितने तरह की होती है, इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या होता है, 2 तरह। कैसे, कौन कौन से 2 तरह की होती है, देखो कल मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, फ्लॉट की एनालिसिस पढ़ाई थी, सारी प्रोसेस के लिए फ्लॉट को एनालाइज करना पढ़ाया था। जी सर पढ़ाया था। मैंने बताया था आइसोथर्मल में क्यू बराबर -W, एडियाबैटिक में क्यू बराबर 0, आइसोबारिक में QV बराबर, आइसोबारिक में QV बराबर डेल्टा U, सॉरी QP बराबर डेल्टा H, और आइसोकोरिक में QV बराबर डेल्टा U।
आइसोथर्मल में दी गई हीट टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकती क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। एडियाबैटिक में हीट होती ही नहीं है। तो इसका मतलब हीट देने के केवल दो तरीके हैं, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई करोगे या कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई करोगे। तो हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, हीट कैपेसिटी एट, अगर तुम सिस्टम को जो हीट दे रहे हो वो कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो, मतलब तुम्हारा जो सिस्टम है वो कांस्टेंट प्रेशर का सिस्टम है। कांस्टेंट प्रेशर का सिस्टम का क्या मतलब है, कल समझाया था ना कि सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल वॉल्स वाला है। याद आया, कल के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था ना फ्लेक्सिबल वॉल्स। तो सिस्टम का मतलब, अगर सिस्टम मान लो फ्लेक्सिबल वॉल्स वाला है तो जो हीट तुम दोगे वो कांस्टेंट प्रेशर पर अंदर जाएगी। सिस्टम अगर फ्लेक्सिबल वॉल वाला है तो जो हीट सिस्टम को दोगे वो किस में अंदर जाएगी, कांस्टेंट वॉल प्रेशर पे अंदर जाएगी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम अंदर जाएगी तो सीपी बराबर क्या होगा, क्यूपी अपॉन डेल्टा टी, वेयर क्यूपी इज द हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। कल के लेक्चर से तुम जानते हो क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यहां से आ जाएगा बेटा डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी, सीपी डेल्टा टी। तो आप देख रहे हो कि डेल्टा एच डेल्टा टी का फंक्शन हो गया, डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी। दूसरा, अगर मान लो कोई बर्तन है, अगर मान लो कोई बर्तन है वो रिजिड वॉल वाला वेसल है, कोई सिस्टम है क्लोज सिस्टम है, रिजिड वॉल वाला सिस्टम है, तो उस केस में वो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होगा। ऐसे सिस्टम को जो भी हीट दोगे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अंदर जाएगी और डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि यहां से डेल्टा यू क्या आ जाएगा, सीवी डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी दो तरह से होती है, या तो तुम सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे लो या तुम सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दे लो। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दोगे वो हीट डेल्टा एच को चेंज करेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दोगे इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है, हीट कैपेसिटी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि हीट कैपेसिटी हमारे लिए काम की नहीं है। हीट कैपेसिटी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ये है कि हीट कैपेसिटी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो हो गया है वो एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हीट कैपेसिटी इज एन क्योंकि मैंने आपसे कहा सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, मैंने आपसे कहा सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, और 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते समय मैंने कहीं पर भी इस बात का नाम नहीं लिया कि सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितना है। तो सिस्टम जितना बड़ा होगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हीट भी उतनी ही ज्यादा खर्च करनी होगी। तो क्योंकि मैंने तुम्हें सिस्टम का मास नहीं दिया, मैंने कहा कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो जो हीट खर्च होगी दैट हीट विल बी हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो भाई सिस्टम जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा हीट खर्च होगी ना। एक गिलास पानी गर्म करना है कम हीट लगेगी, एक बाल्टी पानी गर्म करना है ज्यादा हीट लगेगी, एक ड्रम पानी गर्म करना है तो और ज्यादा हीट लगेगी, एक तालाब पानी गर्म करना है तो और ज्यादा हीट लगेगी। यानी हीट कैपेसिटी मेरे लिए तो यूजलेस क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि वाटर के लिए हीट कैपेसिटी उसकी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो गई, या किसी भी सब्सटेंस के लिए फॉर दैट मैटर डिपेंडेंट हो गई। हाँ या ना, हाँ या ना। तो ऐसे केस में मेरे लिए हीट कैपेसिटी यूजलेस क्वांटिटी हो गई। मैं तुमसे पूछूं वाटर की हीट कैपेसिटी बताओ, तुम बोलोगे पहले मेरे को सर ये बताओ
कि मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले मेरे को ये बताओ कि वाटर है कितना। तो इसका मतलब अगर ये प्रॉपर्टी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो फिर ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं हुई ना भाई। तो इसलिए हमने हीट कैपेसिटी को, हम हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्योंकि हीट कैपेसिटी जो होती है वो हमारे काम की इतनी होती नहीं है, इसलिए हम लोग हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। और फिजिक्स वाले पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, फिजिक्स वाले पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम दोनों ही लोगों ने हीट कैपेसिटी को अलग कर दिया। हमने कहा कि हम हीट कैपेसिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए किसी काम की नहीं है ये। हम तो मोल में डील करते हैं, हम बोले हम मोल में डील करते हैं, हम इसे मोलर बना लेंगे। फिजिक्स वाले बोले ठीक है मोल तुम ले जाओ, हम वेट में डील करते हैं तो हम इसे स्पेसिफिक बना लेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ एनी की जगह यहां पर एक वर्ड आ जाएगा 1 मोल सिस्टम। अब मान लो इसमें n मोल है, n मोल है, ठीक है ना। तो जब तुमने Q की हीट सप्लाई करी तो n मोल का टेम्परेचर डेल्टा T से चेंज हुआ। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? तुमने Q की हीट सप्लाई करी, डेल्टा T से टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन सिस्टम में कितने मोल थे? n मोल। और तुम्हें कितने रखने थे? तुम्हें कितने मोल की निकालनी है? 1 मोल की। तो हो गया Q अपॉन एन डेल्टा टी, Q अपॉन एन डेल्टा टी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है Cm, Cm बराबर होता है Q अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, या फिर मैं रख सकता हूं इसे और Cm इज इक्वल टू C बाई एन, क्योंकि अभी पिछली स्लाइड में तुम्हें बताया था Q अपॉन डेल्टा टी क्या होती है, C बाई एन, या फिर C बराबर NCM, या फिर C बराबर NCM। ठीक है ना, तो C की जगह आप NCM भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? NCPM, NCM भी रख सकते हैं। तो अब आपने इसे मोलर के लिए अब आपने अमाउंट फिक्स कर दिया कि अब ये 1 मोल के लिए ही डिफाइन होगी। तो 1 मोल के लिए डिफाइन होगी तो एक तो इसकी यूनिट बदल गई। सीएम की यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नीचे अभी भी डेल्टा टी ही आ रहा है। एक बात। दूसरा, सीएम मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अब तुम अमाउंट को चेंज ही नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि ये डिफाइन ही तब होगी जब अमाउंट 1 मोल होगा। तो जब ये 1 मोल के अलावा और कहीं डिफाइन होनी ही नहीं है तो अमाउंट पे डिपेंडेंस इसकी खत्म हो गई, क्योंकि ये डिफाइन ही केवल एक ही जगह होगी 1 मोल पर। तो अमाउंट चेंज किया तुमने 1 मोल की जगह 2 मोल किए तो तुम मोलर हीट कैपेसिटी चेंज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो 1 मोल के लिए डिफाइन है, 2 मोल पे वो डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसलिए हमारे काम की है। जैसे हीट कैपेसिटी 2 तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग हीट, मोलर हीट कैपेसिटी भी 2 तरह की होती है। मोलर हीट कैपेसिटी भी 2 तरह की होती है। पहला, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपीएम बराबर क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी।
डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा एच कितना आ जाएगा, एन सीपीएम डेल्टा टी। डेल्टा एच आ जाएगा एन सीपीएम डेल्टा टी। ठीक है, आप जो हीट कैपेसिटी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी ही होती है। तो कहीं पर अगर Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर लिखा है या Cp लिखा है या Cv लिखा है, तो हम आपसे मोलर हीट कैपेसिटी ही पूछ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, ऑलवेज। केमिस्ट्री में वी नेवर टॉक अबाउट हीट कैपेसिटी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी, ऑलवेज। ऐसे ही दूसरा तरीका है इसका, मोलर हीट देने का दूसरा तरीका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV बराबर QV अपॉन एन डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा U क्या आ जाएगा, NCVM डेल्टा टी, NCVM डेल्टा टी। तो इस तरीके से डेल्टा H और डेल्टा U के रिलेशन निकल आते हैं। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिए, डेल्टा H और डेल्टा U के क्या निकाल दिए, रिलेशंस निकाल दिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, रिलेशंस बिटवीन सीपीएम एंड सीवीएम, रिलेशंस बिटवीन सीपीएम एंड सीवीएम, सीपीएम और सीवीएम के बीच में रिलेशंस, सीपीएम और सीवीएम के बीच में रिलेशंस हमको निकालना है। दो रिलेशंस होते हैं सीपीएम और सीवीएम के बीच में। देखो, पहला, फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एन सीपीएम डेल्टा टी, एन सीवीएम डेल्टा टी। पी डेल्टा वी की जगह लिख दूंगा एनआर डेल्टा टी। सर आपने तो डेल्टा एनजीआरटी लिखा था, वो केमिकल रिएक्शन थी, आइडियल गैस है। दूसरी बात, यहां हीटिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो हीटिंग करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर चेंज होगा ना। तो पी डेल्टा वी की जगह मैं लिखूंगा एनआर डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया। सीपीएम बराबर सीवीएम प्लस आर, सीपीएम माइनस सीवीएम बराबर आर। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन। आइडियल गैस के लिए होल्ड करता है रिलेशन, ये आइडियल गैस के लिए होल्ड करता है रिलेशन। ठीक है ना, सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर, ये आइडियल गैस के लिए रिलेशन होल्ड करता है। जैसे आप लोग सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बोल के याद करते हैं, वो सीपी और सीवी नहीं होता है। सीपी और सीवी असलियत में हीट कैपेसिटी होती है, और हीट कैपेसिटी के लिए क्वांटिटी लगती है। और मैंने यहां पर आपको गैस की कोई विशेष क्वांटिटी नहीं दी है, तो जिसे आप सीपी और सीवी बोल के रखते हैं वो सीपी और सीवी नहीं है, वो सीपीएम और सीवीएम है। तो एक रिलेशन तो ये होता है। यहां से आप देख रहे हैं कि सीपीएम बराबर सीवीएम प्लस आर, या ऐसे मैं बोलूं सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू मोर देन जीरो, क्योंकि आर इज पॉजिटिव, सीपीएम इज मोर देन सीवीएम, तो क्यूपी इज मोर देन क्यूवी। कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए क्यूपी क्यूवी से बड़ा होता है। ये मैंने कल थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया था, आज तुम्हारे सामने मैथमेटिकली भी साबित कर दिया। कल मैंने इसको थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया था, आज तुम्हारे सामने मैंने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। ठीक है ना। दूसरा,
एक रिलेशन और होता है सीपीएम अपॉन सीवीएम बराबर गैमा। इस गैमा का नाम होता है पॉइजन रेशो, जहर वाला पॉइजन नहीं, पॉइजन रेशो, ठीक है ना। सीपीएम अपॉन सीवीएम बराबर गामा, इसके रेशो को गामा कहते हैं। गामा क्या करता है? गामा मां से गाना सुनता है, या गामा, नींद आ रही है, लोरी, गामा। व्हाट इज पॉइजन रेशो? पॉइजन रेशो हमें एटॉमिसिटी ऑफ गैस के बारे में बताता है। पॉइजन रेशो हमें एटॉमिसिटी ऑफ गैस के बारे में बताता है। एज एटॉमिसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, गामा डिक्रीजेस, ठीक है ना। गामा का कॉन्सेप्ट आता है इक्विपार्टीशन थ्योरम से। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, केमिस्ट्री में गामा का कॉन्सेप्ट आता है इक्विपार्टीशन थ्योरम से। इक्विपार्टीशन थ्योरम से कॉन्सेप्ट निकलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आपको केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। इक्विपार्टीशन थ्योरम हमने फिजिक्स वालों को दे रखी है कि तुम पढ़ाओ, तुम भी तो कुछ पढ़ाओगे, क्योंकि फिजिक्स में केवल फ्लॉट पढ़ाते हैं, स्लॉट और ट्रलॉट केवल हम पढ़ाते हैं। स्लॉट केवल हमारे पास है, एंट्रोपी आपको फिजिक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगी, गिब्स एनर्जी आपको फिजिक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगी। इसलिए हमने फिजिक्स वालों को बोल रखा है कि भैया आप पढ़ाएंगे इक्विपार्टीशन थ्योरम, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन केमिस्ट्री में कभी भी नहीं आएगा। तो आपको केवल गामा की कहानी को याद रखना है कि गामा होता क्या है। गामा एक रेशो होता है, एक नंबर होता है जो कि एटॉमिसिटी के बारे में बताता है। यूनिटलेस होता है क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशो है, ठीक है ना। जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे गामा की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है ना। वैसे वैसे गामा की वैल्यू कम होती जाती है। एक टेबल बनाऊंगा जिससे आपको सीपीएम और सीवीएम और गामा याद हो जाएंगे। उस टेबल को बनाने से पहले जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से सीपीएम कितना निकल आया, गामा सीवीएम, गामा सीवीएम। अभी मैंने क्या लिखा था बेटा, सीपीएम माइनस सीवीएम बराबर आर, गामा सीवीएम माइनस सीवीएम बराबर आर। तो यहां से प्यारे बच्चों सीवीएम कितना निकल आएगा, आर अपॉन गामा माइनस 1। सीपीएम बराबर होता है गामा सीवीएम, तो ये हो जाएगा गवार अपॉन गामा माइनस 1। सीपीएम हो जाएगा गमार अपॉन गामा माइनस 1। दोनों रिलेशन काम के अगले लेक्चर में कल काम आएंगे। जब मैं एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको दोनों रिलेशन यूज में आने वाले हैं, ठीक है। आज के लेक्चर का लास्ट चीज, टेबल ऑफ गामा, टाइप ऑफ गैस, टाइप ऑफ गैस, उसके लिए सीपीएम, सीवीएम और गामा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको केवल ये वैल्यूज याद करनी है। इन वैल्यूज का जो एडवेंट है, जो ओरिजिन है, वो कहां से हुआ है, वो आपको फिजिक्स में बताया जाएगा, ठीक है ना। वो आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। केमिस्ट्री में ना तो इसका यूज है और ना ही केमिस्ट्री में इस पर क्वेश्चन आता है। आपको केवल वैल्यूज याद करनी है। जैसे कि मोनो एटॉमिक गैस है 5r/2, 3r/2, 5/3, ठीक है। डाई एटॉमिक गैस है 7r/2, 5r/2, 7/5, ठीक है। पॉली एटॉमिक गैस जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं 4r, 3r,
4/3, 1.67, 1.4। जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती जा रही है गामा कम होता जा रहा है, आप देख लीजिए। ये टेबल आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए, तभी आप लोग हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ हीट कैपेसिटी। जैसे जाते जाते चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जाते जाते एक क्वेश्चन लेता हूं चलिए, ताकि आपको थोड़ी फील आए कि हमें इसे यूज कैसे करना है, ताकि आपको थोड़ी फील आए कि हमें इसे यूज कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइव मोल O2 is heated from 25 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट डेल्टा U एंड डेल्टा H, कैलोरी में निकालना है फॉर दिस प्रोसेस। जैसे ही वो गैस को हीट करेगा आपको हीट कैपेसिटी की याद आएगी। जैसे ही वो गैस को हीट करेगा आपको हीट कैपेसिटी की याद आएगी, और हीट कैपेसिटी के लिए आपको R की वैल्यू पता होनी चाहिए। R बराबर होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 25/3 जूल पर मोल केल्विन, और यह होता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो जिस यूनिट में आपसे डेल्टा H पूछेगा उसी यूनिट में सॉल्व करेंगे। R की वैल्यू उतनी ही रखेंगे। O2 है डाई एटॉमिक गैस, O2 है डाई एटॉमिक गैस, ठीक है ना। तो इसके लिए आपकी CVM कितनी हो जाएगी, 5R/2, और CPM हो जाएगी बेटे 7R/2, ठीक है, समझ गए। अब निकाल लो डेल्टा H बराबर NCPM डेल्टा T। 5 मोल है, 7R/2, डेल्टा T 10 का, चाहे केल्विन से निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस से निकालो, चाहे केल्विन से निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस से निकालो, वो तो उतना ही आएगा। कैलोरी में निकालना है, ये काट दो यार, 5 आ गया। 25 इंटू 7R, 175 इंटू 2, 350 कैलोरी। ये निकला है डेल्टा H। कितना निकला है ये, डेल्टा। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है डेल्टा U, तो मैं डेल्टा U भी निकाल देता हूं। पढ़ो ये, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन को। हीट कैपेसिटी के ऊपर सच बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बने हैं, क्योंकि हीट कैपेसिटी का जो यूज होता है या इस पर जो अच्छा न्यूमेरिकल होता है वो तभी बनता है जब ये हीट कैपेसिटी जाके मिक्स होता है वर्क डन में, है ना। फॉर अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ T change in molar enthalpy of
आइडियल मोनो एटॉमिक गैस is 5RT by 2, 7RT by 2, 4RT, 3RT, ये पूछ रहा, ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है तो मैं टी का गैस दे रखी है आइडियल मोनो एटॉमिक, और पूछा है मोलर एंथैल्पी में चेंज NCPM डेल्टा टी। मोलर एंथैल्पी का क्या मतलब है कि गैस का एक मोल है। मोलर एंथैल्पी का क्या मतलब है, गैस का एक मोल है, ठीक है। तो डेल्टा H बराबर 1, मोनो एटॉमिक गैस है, तो CPM कितना होगा 5R/2, ठीक है, रख दो उठा के। और डेल्टा टी कितना है, T, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है उसने T, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का जो मेजर यूजेज है वो आपको मिलेगा कहां पर, फिजिक्स में। फिजिक्स में हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट का बहुत जबरदस्त यूज होता है, वहां पर आते हैं इसके क्वेश्चन। तो हीट कैपेसिटी हमने केवल इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हल्की सी अगले लेक्चर में, जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन पढ़ेंगे तब। अगला लेक्चर हमारा फर्स्ट लॉ का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन के सारे फॉर्मूले, उन पर धमाधम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके सामने, धनाधन न्यूमेरिकल्स होंगे। एक बात बता दूं, फॉर्मूले को निकालते समय आपके साथ ये वाली टेबल हैंडी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना के बैठेंगे, जब कल का लेक्चर देखेंगे तब। इस टेबल के बिना कुछ नहीं होगा, ये टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको, पहले ही बता दूं मैं, ठीक है ना। ये टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको, ये फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी आपको जो गामा में मैंने निकाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए, कवर कर लीजिए। इसके बाद कल आपसे मिलूंगा फर्स्ट लॉ का आखिरी लेक्चर लेके, और अगले वीक में क्यों, कल के बाद एक लेक्चर और फ्राइडे से वी विल स्टार्ट विथ स्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत लेक्चर है हमारे पास, तसल्ली। 17 फरवरी को खत्म करना है मेरे को थर्मोडायनामिक्स, 17 फरवरी का मतलब मेरे पास 2 लेक्चर अभी ये हैं, 5 लेक्चर और हैं, 7 लेक्चर है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल और परसों दे दनादन क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। कल के लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तैयार हो जाइए, पढ़ लीजिए। अब आपकी सारी बेसिक रिक्वेस्ट हमने पूरी कर दी है। इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, हीट कैपेसिटी हो गई, सारे फॉर्मूले की लिस्ट। थर्मोडायनामिक्स में एक इंपॉर्टेंट सलाह, सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लें, एक कॉपी में एक जगह पर नोट कर लें, ताकि आप फॉर्मूले भूले ना, ठीक है। तो चलता हूं, कल आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से इसी बैच की इस क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे। ओके, टाटा, बाय बाय।